आज रविवार का दिन सुबह 6:45 पर एक ऐसी खबर आई जिसने बाज़ार के एक शानदार चमकते हुए सितारे को हमसे अलग कर दिया। हालांकि वो शरीर से अब हमारे साथ नहीं होंगे, लेकिन उनकी यादें, उनकी सीख, उनके प्रिंसिपल्स वो सब हमारे साथ रहेंगे। कहा यह जाता है कि लेजेंड्स तो कभी मरते ही नहीं, बल्कि अपने पीछे ऐसी शक्ति, ऐसी बातें छोड़ के जाते हैं जो हमेशा की तरह प्रेरणा की काम करेंगी। राकेश झुनझुनवाला वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने 5,000 से 5 अरब तक की जर्नी को देखा है। उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी पारदर्शिता से, अपनी दूरदर्शिता से ये संभव करके दिखाया। इसलिए आज देश के प्रधानमंत्री ने बाकायदा सुबह सुबह ही ट्वीट किया। उन्होंने ये कहा कि अर्थ जगत के अंदर एक ऐसी क्षति हुई है जिसको पूरा नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं जताई। न केवल देश के प्रधानमंत्री बल्कि देश के वित्त मंत्री ने भी ट्वीट करके ये जानकारी दी कि उनके कॉन्फिडेंस को हम सलाम करते हैं। वो भारत की स्ट्रेंथ को समझते थे, वो भारत की कैपेबिलिटीज़ को जानते थे, तो उन्होंने भी ये बात कही है। इसके अलावा देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी ये बात की। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो पॉलिटिकल पर्सनालिटी तो नहीं थे, लेकिन देश के 3 सबसे बड़े नेता, बाकायदा देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री बाकायदा उनके लिए ट्वीट कर रहे हैं। तो राकेश झुनझुनवाला की जो तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं, ये उनका पार्थिव शरीर, ये एम्बुलेंस से, ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं। ये सबसे पहले आपने 18 ऑफ स्वदेश पे ही देखी थी कि किसी और के पास तस्वीरें नहीं थी, लेकिन हमने, हमारी रिपोर्टर्स की ये मेहनत है, वो वहाँ पे थे। अभी भी मेरी एक रिपोर्टर खुशबू उनके ही रेसिडेंस पे है इस समय। उनसे तभी हम कनेक्ट होंगे और पता करेंगे कि अभी कौन कौन वहाँ पहुँचे हुए हैं और आगे का जो अंतिम संस्कार की जो क्रिया है वो कब और कहाँ पे कैसे की जाएंगी। लेकिन आपको हम बता दें कि जिन मेहमानों से भी हमने थोड़ी देर पहले बातचीत की, उन सब ने जो 4-5 चीज़ें जो हर किसी को दिखती होंगी राकेश जी के जीवन में, वो ये थी कि एक तो सबसे सरल थे, आसानी से मिल जाते थे, वो बात करते थे जो छोटे से छोटे निवेशक को समझ में आती हो, वो बात करते थे बड़े से बड़े फंड मैनेजर को समझ में आती हो। तो इससे ये बात तो साफ़ है कि वो अच्छे से समझाने, अच्छे से बात रखने के कुशल थे। दूसरी बात, बहुत ही डाउन टू अर्थ थे। तीसरी बात, सुलझे हुए इन्वेस्टर्स थे, पारदर्शिता थी, ट्रांसपेरेंसी थी इनके जीवन में। और साथ ही साथ जो थोड़ी देर पहले निकुंज भी हमारे साथ जुड़ रहे थे, वो भी यही कह रहे थे कि उनका अपना एक निजी नुकसान भी है, क्योंकि वो उनके मेंटोर भी रहे हैं। पहले सीधा खुशबू के पास चलते हैं और खुशबू से एक बार ज़रा अपडेट ले लेते हैं। इस समय की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगी, वो सीधा उनके निवास स्थान पर हैं। खुशबू, ज़रा हमको अपडेट दीजिए, इस समय कौन कौन वहाँ पे पहुँच रहा है और आगे का जो अंतिम संस्कार की जो पूरी यात्रा है वो आगे कब और कहाँ पे कैसे होगी। जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि एक ज़िंदा दिल इंसान और सरल इंसान का मार्केट ने आज खोया हुआ है, और हम उनके रेसिडेंस मालाबार हिल्स में जो उनका रेसिडेंस है उनके घर के सामने यहाँ पे हैं। सुबह 10 बजे के आसपास ब्रीच कैंडी अस्पताल से उनका पार्थिव शरीर यहाँ लाया गया उनकी रेसिडेंस पर, ताकि उनके परिजन और जितने भी उनके दोस्त लोग हैं और जितने भी लोग उनसे प्रभावित रहे उनके जीवन में, जो काफ़ी बड़ा दायरा रहा है, जिन्होंने काफ़ी लोगों को अपने ज्ञान से, अपने एक्शन से प्रभावित किया हुआ है, अपनी नॉलेज से प्रभावित किया हुआ है। और ऐसे ही बहुत सारे लोग सुबह से, जब से उनका शरीर ब्रीच कैंडी अस्पताल से घर पर पहुंचा है, तब से काफ़ी सारे लोग उन घर पर आकर उनका अपना शोक जता चुके हैं परिजनों से। बहुत सारे लोग आके अपनी सद्भावनाएं, अपनी शोक जता रहे हैं परिजनों से मिलकर। और शाम को, जैसे आपने पूछा कि कहाँ पे आगे की यात्रा कैसे होगी, शाम को 5:30 बजे के आसपास बाणगंगा की तरफ उनका अंतिम शरीर ले जाया जाएगा, जहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाएगा। अभी सभी लोग, जितने भी उनके परिजन और मित्र लोग रहे हैं, इंडस्ट्री के लोग रहे हैं, वो सब आके उनसे उनका अंतिम दर्शन कर रहे हैं, उनके परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। और शाम को 5:30 बजे के आसपास यहाँ से उनकी अंतिम यात्रा शुरू होगी। हमने देखा था कि सुबह आपने जैसे बताया 6:45 बजे के आसपास
अब वे अस्पताल लाए गए थे और उनको यहाँ पे ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया था, कार्डियक अरेस्ट हुआ था उनको। और इससे पहले भी बहुत सारे ऑर्गन फेलियर्स की वजह से या अलग अलग दिक्कतों की वजह से वो शारीरिक दिक्कतों में ज़रूर रहे हैं, लेकिन जिंदादिली उनकी कभी कम नहीं रही है। पिछले एक हफ्ते पहले ही उन्होंने आकाशा एयर का लॉन्च भी में भी पब्लिक अपीयरेंस किए थे, सबके सामने थे, लोगों से बात भी की थी। और उससे ठीक दो हफ्ते पहले ही उनको अस्पताल से वे रिलीज़ किए गए थे, रिलीव किए गए थे अपने कुछ इलाज के बाद। लेकिन कार्डियक अरेस्ट वो एक नुकसान रहा उनके लिए जो उनके जिससे वो बच नहीं पाए हैं। लेकिन अपनी यादें वे छोड़ के जा रहे हैं लोगों के साथ, और उन सब की यादों को देने के लिए लोग उनके परिजनों को मिलने के लिए सुबह से यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है खुशबू, हम आपसे बार बार जुड़ते रहेंगे, 5:30 बजे भी हम आपसे कनेक्ट होंगे। आप हमको कोशिश कीजिएगा और सारी तस्वीरें दिखाइएगा ताकि हम दर्शकों तक वो पहुँचा पाएँ। और बहुत शुक्रिया, आप वहीं बने रहिए और जैसे जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आती है हम तक और भी पहुंचाइएगा। खैर, इस बीच मेरे साथ सिद्धार्थ खेमका जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। आज सुबह ही जिसने अपना मोबाइल सबसे पहले खोल के देखा तो एक दुखद खबर के साथ आमना सामना हुआ कि मार्केट के स्टार इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला इस बीच हमारे बीच नहीं रहे। इनकी तबीयत तो ख़राब थी, ये सब लोग जानते ही थे, लेकिन 62 साल की उम्र में एक जिंदा दिल इंसान को इस तरह से हम खो देंगे, एक झटके की तरह हुआ है। आपका भी काफ़ी अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा होगा, आपने अच्छे से उनसे बात की होगी, कभी आप उनसे मिले होंगे, कभी आपने उनसे कनेक्ट हुए होंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आज आपको रुक रुक के याद आ रही होंगी, वो आप ज़रा हमारे साथ साझा कीजिए सिद्धार्थ। जी जी बिल्कुल, आप जैसे बोल रहे हैं कि एक बहुत ही एक दुखद और शॉकिंग न्यूज़ सुबह आज हमें मिली। मैं तो मानता हूं कि सिर्फ मार्केट के लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए ये एक बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि आप उन्हें सिर्फ मार्केट के आदमी के हिसाब से मत देखिए। वो एक इकोनॉमी को जो सपोर्ट दिया है उन्होंने, जो मार्केट में उनको हम एक लेजेंड मानते हैं, एक इंस्पिरेशन है यंग इन्वेस्टर्स के लिए, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। जब हमने अपने करियर स्टार्ट किया तब ही वाज लाइक पीपल जिसको हम लुक अप करके इंस्पिरेशन लेके हम मार्केट से जुड़े उनकी वजह से। तो उनसे बहुत सारे पब्लिक फोरम्स में उनसे मिला है। उनके जो थॉट प्रोसेस है, बहुत सिंपल वे में वो मार्केट के ऊपर अपना व्यू देते हैं, स्टॉक्स पे व्यू देते हैं। कभी मतलब ऐसा नहीं है कि उनका जो व्यू है और वो कुछ और बोलते हैं। बहुत क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। एंड कैसी भी मार्केट की परिस्थिति रहे, हमेशा जो आप उनसे बात करें, उनकी मतलब कोई भी अगर आप टॉक सुने तो आप मार्केट पे पॉजिटिव, इंडियन स्टोरी पे पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये ऐसा आदमी तो मतलब हमें मार्केट में कोई और दूसरा दिखता नहीं है। मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ा लॉस है मार्केट के लिए तो डेफिनेटली, बट इंडिया के लिए, कैपिटल मार्केट के लिए जो उन्होंने डेवलप किया है इंडियन, उनकी वजह से जितने लोग जुड़े हैं, जितनी कंपनियां आई हैं, ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका देश के प्रति। सिद्धार्थ, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जब उनको याद करते हैं, देखिए आज सुबह भी हमारी कई लोगों से बातचीत हुई, शंकर शर्मा ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, सुनील सिंघानिया थे, वो सब लोग यही बात बता रहे थे कि हम उनको भैया के नाम से जानते थे। वो उस समय हमेशा हमारे साथ खड़े रहते थे, जब भी हमको कोई दिक्कत होती थी वो एक हमारे कंसल्टेंट, एक हमारे अच्छे सलाहकार के तौर पर उनको सलाह देते थे। हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया भी जब दिल्ली से मुंबई पहुँचे तो वो बता रहे थे, आज अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि उन्होंने राकेश जी से बातचीत की और उन्होंने कहा कि अगर मार्केट में रहना है तो आपको यहाँ आना चाहिए, और आज उनकी सक्सेस हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। सिद्धार्थ, एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगा, जब हम उनके बारे में, उनकी शख्सियत को देखते हैं तो कई कहते हैं ना कि लेजेंड्स तो कभी मरते ही नहीं, वो अपने प्रिंसिपल्स, अपनी बातें ऐसी दे जाते हैं जो हमेशा के लिए अनुकरणीय हो जाती हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं। तो ऐसे 2-4 प्रिंसिपल आपने भी उनसे सीखे ही होंगे और आपने अपनी लाइफ में भी एग्जीक्यूट किए होंगे, जिसने राकेश झुनझुनवाला को दा राकेश झुनझुनवाला बना दिया। ऐसे 1-2 प्रिंसिपल जो आपने सीखे, आपको लगा कि हाँ ये तो गजब की चीज़ थी, तो वो जरा आप हमारे साथ शेयर कीजिए। बिल्कुल। सबसे पहला जो मतलब मैंने उनसे सीखा है पर्सनली, तो जो लॉन्ग टर्म की सोच है, आप जो बड़ा पिक्चर, बिग पिक्चर देखते हैं। हम जनरली क्या होता है कि छोटी छोटी चीजों में घुस जाते हैं कि ये मार्जिन ये क्वार्टर में क्यों आया, ये मैनेजमेंट ने ऐसा क्यों किया, ये किया हुआ। बट उन्होंने सिखाया है कि हाउ टू लुक एट बिग पिक्चर एंड लंबे अवधि में अगर एक स्टोरी चलता है तभी बनता है। तो ये एक सबसे बड़ा जो मेरे लिए पर्सनली एक मैंने उनसे सीखा है कि आप कोई भी, चाहे वो सेक्टर हो, चाहे वो कंट्री की इकोनॉमी की ग्रोथ की बात हो, चाहे वो कंपनी हो,
या प्रोडक्ट हो, उसकी अगर आप बिग पिक्चर देखें, लॉन्गर टर्म पिक्चर देखें, और अगर आप वो समझ सकते हैं कि अगर उसमें बहुत पोटेंशियल है, ग्रोथ है, तो डेफिनेटली वो आपके लिए वर्क करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा है सिंप्लिसिटी। अगर आप देखें तो चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे उनका पर्सनल लाइफ हो, चाहे उनका कोई भी टॉक हो, जिस तरह से वो समझाते हैं, आप चीज़ों को जितना सिंपल रखें उतना इजी होता है आपके लिए, खुद के समझने के लिए और लोगों को समझाने के लिए, और आपको वो आगे बढ़ने के लिए। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे मतलब जो हमेशा याद रहती है, उनसे मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। बिल्कुल सिद्धार्थ, मैं समझ सकता हूँ कि जब आप उनसे मिलते होंगे आपने बहुत कुछ सीखा होगा, जो एक्सपीरियंस आज हमारे साथ आप शेयर कर रहे हैं और जिस मुकाम पे आज आप पहुँचे हैं तो उसके पीछे उनकी भी काफ़ी हद तक प्रेरणा आपके काम ज़रूर आई होगी। सिद्धार्थ, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, थैंक यू वेरी मच। इस बीच हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, कुंज बंसल हैं। कुंज से बात करते हैं। कुंज, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आपने भी आज सुबह जब फ़ोन खोला होगा तो एक दुखद खबर के साथ आपका भी आमना सामना हुआ होगा, तो मैं आपका ज़रा एक्सपीरियंस और आपकी उनसे कनेक्टिविटी समझना चाहता हूँ। जब जब आप मुश्किल में होंगे, मैं समझ सकता हूँ आपने उनसे बातचीत ज़रूर की होगी। मैं ये भी जान सकता हूँ कि आपने उनकी कोर्स प्लेट्स जानी होंगी, पढ़ी होंगी। उनसे कोई ऐसा नहीं है मार्केट का जो उनसे कुछ ना कुछ सीखा नहीं है। तो आपने उनसे क्या सीखा, आपका एक्सपीरियंस क्या था, आप कैसे कनेक्ट थे? एक बार ज़रा वो साझा कीजिए जो रुक रुक के आपके जहन में बातें आ रही हैं। जी हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये बहुत ही दुखद घटना है और दुखद समाचार था जब आज सुबह ये न्यूज़ मिली, और वो भी एक यंग एज में 62 में, और वो भी जब आज की दुनिया में दुनिया भर के मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं और किसी वजह से कुछ इलाज नहीं हो पाए और ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो असामयिक समय पे तो बहुत ही दुख लगता है। तो दुख लगा ही है, और मार्केट में कनेक्टेड होने के नाते तो और ज़्यादा दुख लगा। जहाँ तक मेरी बात है तो मेरा उनसे पर्सनल लेवल पे तो कभी भी बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं रहा, पर हाँ ठीक है, कुछ कुछ बीच बीच में मिलना हो जाता था, और बाकी तो मीडिया के थ्रू या सेमिनार या कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू उनके व्यू जानने को मिलते थे। और उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी और पोर्टफोलियोज तो हम सबको मालूम ही है, उनकी जो सक्सेस स्टोरीज हैं वो हम सबको मालूम है। उनका जो हमेशा बुलिश रहने का आउटलुक था, उसमें भले बीच के जो अप्स एंड डाउन्स आते रहते थे और मार्केट ऊपर नीचे होता रहता था, उसको कवर नहीं करते हुए वो हमेशा एक पॉजिटिव रूप में बुलिश रहते थे। तो वो उनसे सीखने की जरूरत है कि अगर किसी को भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है तो उनका हमेशा से ये मानना था कि इंडिया एक ग्रोथ मार्केट है और इसलिए इंडिया में ग्रोथ आती रहेगी, और वो बिल्कुल सच बात है, वो आगे आने वाले समय में होगा। ऑफ कोर्स उस बीच में ऊपर नीचे बीच में मार्केट कई घटनाओं से, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक और कई चीज़ों से होता रहता है, वो झेलना पड़ेगा। तो उनकी जो सीख थी वो इंट्राडे ट्रेडर्स या शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए नहीं थी, पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए थी, और वो ही मैंने भी उनसे सीखा है। ओके, ठीक है, ठीक है कुंज, ये काफ़ी आप अच्छी बात बता रहे हैं और ये बात हम भी फील करते हैं, क्योंकि जब हम आज सुबह ही लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हमारे सामने निकल के आए जिससे पता लगता है कि ना केवल वो जिस देश के सबसे सुलझे हुए कामयाब इन्वेस्टर बने, बल्कि वो ऐसे भी इंसान थे जिन्होंने ये भी दिखाया कि आप पैसे की चरम सीमा पे पहुंच जाएं, लेकिन फिर भी आपको डाउन टू अर्थ कैसे रहना है। हमको अच्छे से याद है जब वो देश के प्रधानमंत्री से मिल रहे थे, उनकी शर्ट क्रिपल थी काफ़ी, तो उसको लेकर काफ़ी सारे लोगों ने बात पूछी, तो उन्होंने कहा कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे निवेश पे क्या फ़र्क पड़ता है इससे। तो इस तरह की जो डाउन टू अर्थ वाली बातें होती हैं वो हमने उनके जीवन से सीखी। इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने बाकायदा सुबह ट्वीट किया, देश के वित्त मंत्री ने किया, देश के होम मिनिस्टर ने किया। वो कोई पॉलिटिकल शख्सियत नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद बाज़ार में काफ़ी सारे लोगों ने पैसा कमाया, लेकिन जो नाम, शोहरत, रसूख जो उन्होंने पाया, एक आम लोगों से कनेक्ट होकर एक बड़े फंड मैनेजर से कनेक्टेड होना, ये उन्हीं को ही आता था। देवीना मेहरा भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनसे भी करते हैं बातचीत। देवीना, बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। आज सुबह सुबह जब आपने भी ये मैसेज फ़ोन से या आपको किसी ने बताया होगा इसके बारे में, तो एक झटका तो आपको लगा ही होगा। लेकिन देवीना, इस पूरी जर्नी के अंदर आपका कई बार उनसे मिलना जुलना रहा होगा, कई बार ऐसी बातें होंगी जो आपने उनके साथ साझा की होंगी, आपकी वो एज एन एक अच्छे सलाहकार के तौर पर आपने उनसे सलाह भी ली होंगी, क्योंकि मेरे को नहीं ऐसा लगता कोई भी मार्केट का ऐसा आदमी होगा जो उनसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होगा। मैं आपका एक्सपीरियंस समझना चाहता हूँ, आपका उनसे कनेक्ट समझना चाहता हूँ, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो रुक रुक के आपको याद आ रही है और वो बार बार आपको याद आती रहेगी, क्योंकि लेजेंड्स तो कभी जाते नहीं, अपने प्रिंसिपल से हमेशा ज़िंदा रहते हैं।
हाँ, आपकी बात तो ठीक है कि सुबह बड़ा एक शॉकिंग सी खबर थी, जबकि वैसे पिछले हफ्ते जो हुँ, उनके वीडियो देखे थे, उससे लग तो रहा था कि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, हुँ, कि वो बोल भी नहीं पा रहे थे ठीक से। तो पर फिर भी वो कैफ़ी साहब की एक नज़्म है ना, रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। तो ये उम्र जाने की तो नहीं थी। अ उनसे जैसा आपने कहा इतने सालों में बहुत बार मिलना हुआ। उनका नया घर बिल्कुल जो मुंबई में मेरा बेडरूम है वहाँ से उनका वो घर बनते हुए देख रहे थे। जस्ट सड़क की दूसरी तरफ, तो एक तरह से अभी भी पड़ोसी ही थे, थोड़ी सी आधा किलोमीटर दूर थे, अब वो बिल्कुल ही सामने आ रहे थे। घर पे कई बार आए हैं। अ, जो सबसे ज़्यादा बात राकेश की याद आती है वो ये कि वो हमेशा उत्साही, उमंग वाले जीव थे। चाहे बाज़ार की बात हो, ज़िंदगी की बात हो, किसी भी तरह की बात हो, किसी भी गैदरिंग में उनका हमेशा एक बहुत ऑप्टिमिज़्म, बहुत आशावाद, बहुत उमंग, बहुत उत्साह, बोलने का ढंग भी उनका उसी तरह का होते-होते एकदम वो पिच ज़्यादा-ज़्यादा होती जाती थी उत्साह में। तो वो ही बात उनकी सबसे ज़्यादा याद आती है। कोविड से पहले जो आखिरी बड़ी गैदरिंग में मैं गई थी, वो एक शादी थी एक उद्योगपति के यहाँ, और वहाँ पर भी काफ़ी समय मैं किसी को बता रही थी कि राकेश के साथ ही बैठे थे। तो वो उत्साह शायद उन्होंने पूरे बाज़ार में, पूरे देश में भी फैलाया मार्केट के प्रति, अ, भविष्य के प्रति, तो वो मेरे ख्याल से उनकी एक तरह से धरोहर रहेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो एक ऐसे इंसान थे, ना केवल उन्होंने जैसे मैंने कहा कि मुकाम शोहरत में, पैसे में हासिल किया, बल्कि ऐसे इंसान भी थे जो कि सरल स्वभाव थे। बाज़ार की बातों को ऐसी तरीके से रखते थे कि रिटेलर को भी समझ में आता था क्या थे। एक और अच्छी चीज़ दिविना हमने देखी समझी उनके व्यक्तित्व से कि वो भारत को लेकर बहुत बुलिश थे। वो एक पहले इंसान थे बाजार के जो ये कह रहे थे कि भारत के अंदर बहुत दम है। आज जब निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री ने ट्वीट किया उनके जाने पर, तो बाकायदा उनके जहन में भी वही बात थी, इसलिए उन्होंने बाकायदा ट्विटर पे वही बात लिखी कि भारत की कैपेबिलिटीज़ को वो काफ़ी अच्छे से समझते थे, स्ट्रेंथ को काफ़ी अच्छे से समझते थे। हमारे साथ दीपन मेहता भी जुड़ चुके हैं। एक बार जरा दीपन का भी एक्सपीरियंस शेयर कर लेते हैं, फिर मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ देवीना। दीपन, बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। लेकिन आज जो सुबह सुबह खबर आई राकेश जी के जाने के, जैसे देवीना भी कह रही थी कि तबीयत तो ख़राब थी, हमने लास्ट विजुअल्स देखे जब वो आकाशा एयरलाइंस के लॉन्च पे उनके विजुअल्स दिखे तो लग तो रहा था कि तबीयत उनकी काफ़ी ख़राब है। लेकिन आपका भी एक्सपीरियंस काफ़ी साथ उनके साथ रहा है, आप मिले होंगे, बातचीत हुई होगी, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपने उनसे सीखी भी हैं। तो ज़रा वो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। आज आपको रुक रुक के ऐसी कौन सी बात है जो उनके द्वारा बोली गई, आपसे बात हुई तो आपको याद आ रही है? जी हाँ, आई थिंक टुडे इज रियली वेरी सैड डे और एकदम अचानक सा हो गया। ऑफ कोर्स हम जानते थे कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बट देयर वाज आल्सो न्यूज़ दैट ही वाज रिकवरिंग ग्रेजुअली एज वेल। सो दिस इज सडनली बहुत ही शॉकिंग है। और अगर आप एज फार एज आई रिमेम्बर, एक जो उनका एक विजन था या उससे ड्रीम था कि एक ऐसा समय आएगा कि पूरा का पूरा भारत निवेश करेगा स्टॉक मार्केट में। वी विल हैव अ ह्यूज रिटेल पार्टिसिपेशन। घर घर में लोग शेयर लेंगे और म्यूचुअल फंड लेंगे एंड वी विल बिकम अ काउंटर फोर्स फॉर द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। और पिछले अगर 2 साल में देखेंगे, स्पेशली पोस्ट पैंडेमिक, ड्यूरिंग द पैंडेमिक, ये उनकी जो विजन थी, आई थिंक दैट हैज रियली प्लेड आउट एक्सट्रीमली वेल। और जिस हिसाब से पैसा आ रहा है रिटेल इन्वेस्टर्स का, उनका जो फेथ है स्टॉक मार्केट में, दैट वाज समथिंग वी कुड नॉट हैव विजुअलाइज्ड, एंड ही वाज सो श्योर ऑफ इट 5, 10, 15, 20 years ago also, that there will be a time then huge amount of savings, Indian savings, जो कि गोल्ड में है, जो कि फिक्स्ड डिपॉजिट्स में है, लैंड में है, that will come into more productive use through the capital markets. And I think that is something which there were many skeptics. मैंने बहुत लोग ऐसा सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन उनका एक विजन था कि ये जरूर से ऐसा दिन आएगा कि रिटेल इन्वेस्टर्स बड़ी नंबर्स में आएंगे, and that actually has happened. So that always will remain etched
in my memory. Of course, apart from that, जब भी मार्केट में कोई भी बहुत बड़ी गिरावट आती थी, he was a voice of reason, he was a voice of calmness, और एक अपने कॉन्फिडेंस देते थे मार्केट के प्लेयर्स को, इन्वेस्टर्स को, कि दिस इज द लोएस्ट पॉइंट एंड थिंग्स विल सर्टेनली गेट बेटर फ्रॉम देयर. If you remain invested and have faith in the longer term, then you will always be rewarded. And that he was, of course, speaking from experience. बहुत शुक्रिया डिपिन आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए. बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि एक ऐसा समय ज़रूर आएगा कि जब घर घर निवेशक होंगे. ये स्ट्रेंथ भारत की दिख रही है और ये दूरदर्शिता दिख रही है. इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि राकेश झुनझुनवाला दूरदर्शी थे, वो बाज़ार को बहुत अच्छे से समझते थे. मुगारा उनके ट्वीट में भी है. रशीद शाह भी इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं, देवीना मेहरा भी हमारे साथ हैं. देवीना, एक और चीज़ जो हमने देखा और समझे, उनकी जर्नी बहुत ही ट्रमेंडस थी. 5,000 रुपये से शुरू किए, आज $5 बिलियन तक की जर्नी है. इस जर्नी के अंदर काफ़ी उतार चढ़ाव भी देखे. आप, राकेश और कई ऐसे लोग हैं जिनकी बदौलत हम ये गर्व से कह सकते हैं कि हमारा शेयर बाज़ार आज उन मार्केट्स में से एक है जो कि कई डेवलप्ड मार्केट्स में भी इतना दम नहीं है जितना आज हमारे मार्केट्स में हमको दम दिखता है. वो आप सबकी अच्छी कंसल्टेंसी, आप सबके अच्छे नॉलेज से हम सब भी बहुत सीखते रहे हैं. लेकिन देवीना, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपको भी लगता है जैसे राकेश जी मानते थे कि भारत में अभी बहुत कैपेबिलिटीज़ हैं, बहुत स्ट्रेंथ है. आप ये देखिए ना, वो कितने कर्मयोगी थे कि 7 दिन पहले तक जब अकासा लॉन्च हो रहा था तब भी वो एक्टिव थे, विजुअल्स में दिख ही रहे थे, भले तबीयत ख़राब थी. तो आपको लगता है भारत में अभी भी बहुत दम है? ये बात तो उनके आगे दूर तक जाएगी, आगे तक जाएगी. दम तो है, लेकिन आपको एग्जीक्यूट भी करना है. आप समझ लीजिए कि एक तरह से पोटेंशियल है, वो तो है ही, लेकिन अभी वो समय नहीं है कि आप रिलैक्स करें कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा. अभी करने को बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि अभी हम लोग, ये कल स्वतंत्रता दिवस भी है, तो ये बात तो है कि बहुत कुछ हम लोगों ने, ऑफ कोर्स आप 75 साल में देखे तो हम लोग बहुत आगे आए हैं. क्योंकि जब इंडिया को स्वतंत्रता मिली थी, भारत को स्वतंत्रता मिली थी, तब हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी 32 साल. लिटरेसी रेट 20% भी नहीं था. हमारे पास पैसा नहीं था, क्योंकि पैसा तो सब ब्रिटिशर्स ले गए थे अपनी कंट्री में वापस. वहां से यहाँ तक आना, वो भी एक लोकतंत्र के ढांचे में, एक प्रॉपर संविधान के साथ, वो चीज आज तक इतिहास में और कोई देश नहीं कर पाया है. क्योंकि ये सब कॉलोनियलिज्म से बहुत कोई आजाद हुए, लेकिन किसी भी देश में इतना सुचारू ढंग से लोकतंत्र में आना और काम होना. लेकिन जो हम लोगों ने शुरू में टेक्नोलॉजी, साइंस, इनोवेशन पर काम किया, वो कुछ हद तक ढीला पड़ गया बाद के दशकों में. क्योंकि अगर आप देखें तो हम ही एक तरह से थे जो गरीब देशों में, जिन्होंने सैटेलाइट लॉन्च, एटॉमिक एनर्जी, ये सब चीजों तक पे काम किया. लेकिन अब वो इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, इसमें काम करने की जरूरत है, नौकरियों की जरूरत है, बहुत सारी चीजों की जरूरत है. तो पोटेंशियल तो सब है, लेकिन उसको करना पड़ेगा, अपने आप से नहीं हो जाएगा. देवीना, बहुत शुक्रिया, आज आपने समय निकाला, आपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया जो राकेश झुनझुनवाला के साथ था. इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया. खैर, इस बीच आप ये सारी तस्वीरें देख पा रहे हैं, ना केवल तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बल्कि ET Now के साथ तो उनका कुछ गहरा ही लगाव था. हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया से वो बार बार बातचीत करते थे. आज जब मैंने सुबह में निकुंज से उसके बारे में पूछा तो निकुंज बकायदा ये भी बात कर रहे थे कि ना केवल एक मार्केट का लॉस है बल्कि उनके लिए तो एक पर्सनल लॉस भी है. जब वो बातचीत करते तो बड़े जिंदा दिल इंसान थे. एक मैं आपको उनके बीच की हुई चर्चा को सुनवाता हूँ, जिससे आपको पता लगेगा कि कैसे वो एक कर्मयोगी थे, कैसे एक जिंदा दिल इंसान थे, कैसे वो राकेश झुनझुनवाला से राकेश झुनझुनवाला बन गए. Normally people start planning retirements at 60. Rakesh Jhunjhunwala has taken his biggest leverage bet after he turned 60. That's what you just shared with us. So no retirement plan, sir?
Well, employees retire at 60, not businessmen here. Do you I am going to work until the last day of my life. has, You know what I pray to God? God, whenever you're going to take me, let me get up in the morning, do my yoga, have a lovely breakfast, come to the office, do some trading, do some investing. In the evening, go have 2 good drinks. Then you can take me. I'm sure, sir, God will give you a long life, and we will wish for a long No, life. there's nothing about that. Life, death is a part of life. I'm not afraid of it. I don't know when it will come. I cannot predict it. I can model it, but I cannot know it. So it is inevitable. What is death? Death is permanent sleep. You know, my 9-year-old son, sometimes I read him comics and magazines about inspirational people. So if a comic book or if a book on Rakesh Jhunwala's life has to start, how do you think it should start, and how do you think it should end? Well, I haven't thought of all this, but surely that God give others the luck He has given me also. What are the 3 things you tell Nishta, Aryaman and Aryavir that they should not do those 3 things? Same sex, drugs, and cigarettes. I don't tell them it's a wish. And I want them to have integrity, education, independence, and the power to give. And their mother's nature and my brain. Also, it's been fascinating. I don't want to achieve, I want my children to do what they will enjoy in life. I don't think that wealth is the source of happiness. And I have a very different concept of a rich man. I think a rich man is one who feels he has more than he needs, then you're rich. So I don't want my children to be like me. I want them to do what they enjoy in life. And be responsible, be good citizens. संघर्ष, समर्पण, सहयोग से मिली आजादी।